नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेरा क्लास के साथ। दोस्तों आज जो वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप कंटिन्यू हमारे पास यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर 2016 के अलावा भी जो पेपर हो चुके हैं उनकी भी वीडियो बनाइए। लेकिन हमने काफ़ी सर्च करने के बाद भी ओल्ड पेपर 2016 का नहीं मिल रहा था, लेकिन काफ़ी सर्च करने के बाद हमको अब प्रश्न पत्र 2018 का मिल चुका है और उसकी वीडियो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। और आप इसके माध्यम से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो हम 2016 के क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे थे उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और 3-4 दिन और बचे हैं, इसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है या फिर करने वाले हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि अब समय अपने पास बिल्कुल नहीं है और अब हमको तैयारी करने में अच्छी तरीके से जुड़ जाना चाहिए। तो हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपको डिस्प्ले पे देख रहा होगा कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो आप पहला ऑप्शन है जहाँ पे देख सकते हैं कि रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन्स द्वारा या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप गेस कीजिए दोस्तों कि इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। वो पहला ऑप्शन है रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन्स द्वारा या फिर कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों गुणसूत्र द्वारा। जी हाँ दोस्तों, गुणसूत्र द्वारा, इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि हम लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जो और पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसके माध्यम से हम आपकी तैयारी कराते हैं और लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है उसके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड A&M ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट ANMST 2018। जी हाँ दोस्तों, 13 मई 2018 9 AM। तो दोस्तों ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है जो कि हो चुका है। और इसके बाद ये पेपर 2018 में 13 मई को हुआ था और जब पहली शिफ्ट में हुआ था 9 बजे की शिफ्ट में। तो हम यहीं से इसका क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके बाद विज्ञान में से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो टोटल क्वेश्चन आपका 150 नंबर का होगा। तो हम अब सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से। तो हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, अब आप गेस कीजिएगा दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो आपके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाह रहा हूँ इससे पहले, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में किस गायक का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में किस गायक का जन्म हुआ था। तो पहला ऑप्शन है किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, कृष्ण कुमार कुदरत या फिर सरैया घोषाल। जी हाँ दोस्तों, एक बार को ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, कृष्ण कुमार कुदरत या फिर सरैया घोषाल। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों किशोर कुमार। जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार जी इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में। तो इसका सही ऑप्शन है पहला वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के किस प्रमुख व्यक्ति ने वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मध्य प्रदेश के किस प्रमुख व्यक्ति ने वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। तो पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, बाबूलाल पाटोदी, दयाबाई या फिर कांता त्यागी। तो इसका सही ऑप्शन आप गेस कीजिए दोस्तों कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही है कैलाश सत्यार्थी। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप पहला वाला ऑप्शन बता रहे हैं तो इस आप बिल्कुल सही है और आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए जबलपुर, पचमढ़ी, अमरकंटक या फिर बड़वानी। तो दोस्तों इसका तो बिना
ऑप्शन दिए ही आप इसका आंसर बता देना, जो कि पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो वो है पचमढ़ी। जी हाँ दोस्तों, इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने पहली बार 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की थी? दोस्तों अनुच्छेद भी पूछा गया है इसमें। इससे पहले हम 2016 और 2013 के पुराने क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे, जिसमें से अनुच्छेद एक भी बार नहीं आया, लेकिन 2018 में अनुच्छेद भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद ने पहली बार 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की थी? तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 45। तो अभी तक आपने अनुच्छेद नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ऑप्शन में अनुच्छेद नहीं है, सिलेबस में भी अनुच्छेद नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है अभी अनुच्छेद 45। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 45 इसका सही ऑप्शन है, मतलब चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में अनुच्छेद तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है। सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन देखो आप फिर भी इसमें दिया गया है, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। आपको स्टडी चारों तरफ से करना है। आप ऐसा नहीं समझना है कि ये गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा था अर्जुन से कि आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला था कि आँख के अलावा तोते कि मैं कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमको उस पेड़ के बारे में भी पता होना चाहिए, आसपास के क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। हमें आँख से नहीं, आँख के चारों तरफ के पता होना चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप मेहनत करोगे तो आप 101% इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 45। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हम देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने किसी भी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य नहीं किया? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महिला ने किसी भी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य नहीं किया? तो पहला ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, इसके बाद सुचेता कृपलानी, इसके बाद उमा भारती या फिर सुषमा स्वराज। जी हाँ दोस्तों, तो आप गेस कीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका है निर्मला सीतारमन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, जो कि पहला ऑप्शन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि 2017 में किस भारतीय को विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया? जी हाँ दोस्तों, 2017 में किस भारतीय को विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था? जो कि पहला ऑप्शन है सना दुआ या प्रियंका कुमारी, मानुषी चिल्लर या फिर स्वाति मुप्ला। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, तो आप इसका आंसर गेस कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है मानुषी चिल्लर। जी हाँ दोस्तों, मानुषी चिल्लर को 2017 में विश्व सुंदरी का ताज पहनाया गया था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं? तो यहाँ पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन के माध्यम से भारत में जो जनसंख्या के माध्यम से सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो वो है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दूसरा वाला। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लालजी सिंह, जिनका निधन दिसंबर 2017 में हुआ, भारत में खालिस्तान के रूप में प्रसिद्ध थे। जी हाँ दोस्तों, इनका पहला ऑप्शन है आपके लिए मंगलयान के सूत्रधार, या फिर दूसरा वाला कार्बनिक कृषि के अग्रदूत, या फिर तीसरा वाला ऑप्शन है DNA फिंगरप्रिंट्स के जनक, और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए रक्षा अनुसंधान एवं विश्लेषण के जनक। तो आप इसमें से गेस कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है DNA फिंगरप्रिंट के जनक। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन यदि आप बता रहे हैं तो आप उस जगह पर बिल्कुल सही हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि राजस्थान का किशनगढ़ विद्यालय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है?
जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ कि राजस्थान का किशनगढ़ विद्यालय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है चित्रकला, दूसरा है मूर्तिकला, तीसरा ऑप्शन है कढ़ाई या फिर लास्ट ऑप्शन है संगीत। तो कौन सा ऑप्शन है आप गेस कर सकते हैं और इसका सही ऑप्शन है चित्रकला। जी हाँ दोस्तों, ये पहला वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है और यदि आप पहला ऑप्शन बता रहे हैं तो आप उस जगह पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। तो पहला है सम्मा जैन, दूसरा है सायदा अनवरा तैमूर और तीसरा ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती या फिर है मंजू काक। तो इसमें से गेस कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती। जी हाँ, जो कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो 1890, 1836, 1885 या फिर 1866। तो इसका सही ऑप्शन है 1866। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यदि आप फोर्थ वाला ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द वाइट वॉश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, शब्द वाइट वॉश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो है फेसिंग, शतरंज, स्क्वैश या फिर क्रिकेट। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, फेसिंग है, शतरंज है, स्क्वैश है या फिर है क्रिकेट। तो इसका सही ऑप्शन है क्रिकेट, जो कि फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है खंडवा, तीसरा ऑप्शन है सांची और चौथा ऑप्शन है चंदेरी। तो इसमें से आप गेस कीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसमें से सही ऑप्शन है भोपाल, जो कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, वो है भोपाल। इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब ग्रहण किया गया था। भारत के संविधान को कब ग्रहण किया गया था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, आपको पता है। तो जब ऑप्शन बता रहे हैं आप इसमें से गेस कर लीजिए, यदि पता नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1949, देन 31 दिसंबर 1949 या फिर 25 जनवरी 1951 या फिर 26 जनवरी 1940। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1949, 26 नवंबर 1949 पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल्य वर्धित कर वेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश या फिर लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है, गेस कर लीजिए, वो है ऑप्शन है हरियाणा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिल्कुल आप गेस कीजिए दोस्तों, बिना ऑप्शन बताए इसका आंसर आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में प्रथम और अंतिम, ये आपको पता होना चाहिए। और पहला ऑप्शन यदि पता नहीं है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से देखिए, पहला है के चेंगराय रेड्डी, दूसरा है पट्टाभी सीतारमैया, इसके बाद हरि विनायक पाटस्कर या फिर है लास्ट ऑप्शन सत्यनारायण सिन्हा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्ण और तीसरा ऑप्शन है बी वी गिरी
और इसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक। तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्ण। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्ण हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने हुए थे, जो है आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि IBSF अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्क्रू फेडरेशन विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017 को किसने जीता? तो पहला ऑप्शन है गीत सेठी, दूसरा ऑप्शन है सुभाष अग्रवाल, पंकज आडवाणी या फिर अशोक सांडिल्य। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे आप गेस कीजिए। इसके बाद इसका सही ऑप्शन है पंकज आडवाणी। जी हाँ दोस्तों, जो कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? ये 2018 की बात थी, तो इस टाइम यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है नव तेज सरना, रंजन मथाई, विजय के गोखले या फिर निरुपमा राव। तो इस टाइम के जो वर्तमान विदेश सचिव है वो है विजय के गोखले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे बता देते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है नंदलाल बोस, दूसरा है अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर जामनी राय या फिर राम किंकर बेज। तो इसमें ऑप्शन आप गेस कीजिए कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है राम किंकर बेज, जो कि आपका लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि खालिस्तान के जन्मदिन के अवसर पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन आपको एक बार फिर से रिपीट भी करता हूँ कि खालिस्तान के जन्मदिन के अवसर पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है वीर सावरकर, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी और चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर, राजीव गांधी या फिर राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर अवसर पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन सूर्य नमस्कार किया जाता है। और इसके बाद इसमें ये समाज सुधारक भी है, और जिस समाज सुधारक यहाँ पे देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय हैं, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में टावर और साइलेंस निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, भारत में टावर ऑफ साइलेंस निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इस्लाम, जैन, बौद्ध या फिर पारसी। तो इसका सही ऑप्शन है पारसी। जी हाँ दोस्तों, पारसी बिल्कुल सही आंसर है, चौथा वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? मध्य प्रदेश में राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि 51 है, 46 है, 28 है या फिर 32 है। यदि इसमें से यदि 2018 की में बात करते हैं तो उस टाइम 51 ज़िले थे, लेकिन अभी 2021 में कितने ज़िले हो चुके हैं? 52 ज़िले हो चुके हैं। और जो 52वां ज़िला है वो बिंदिया। जी हाँ दोस्तों, याद रखना बिंदिया ज़िले एक नया बन चुका है, जो कि अब मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हो चुके हैं? टोटल 52 ज़िले हो चुके हैं और 52वां ज़िला है बिंदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि चंद्रमोहन जैन को किस नाम से भी जाना जाता है? चंद्रमोहन जैन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन ओशो, इसके बाद नीम करोली बाबा, इसके बाद निसर्गदत्त महाराज या फिर सत्य साईं बाबा। तो इसका सही ऑप्शन है ओशो। जी हाँ दोस्तों, ओशो बिल्कुल सही ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्तमान भारतीय रिकॉर्ड धारक गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है डिस्कस थ्रो, इसके बाद रेस वॉक, हॉकी या फिर बॉक्सिंग। तो इसका सही ऑप्शन है रेस वॉक। जी हाँ दोस्तों, रेस वॉक इसका सही ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 2017 में दिवंगत अभिनेता शशि कपूर का वास्तविक नाम क्या है। तो यहाँ पे पहला है शमशेर राज कपूर, बलवीर राज कपूर, रणवीर राज कपूर या फिर शशिकांत राज कपूर। तो इसका सही ऑप्शन है बलवीर राज कपूर। जी हाँ दोस्तों, बलवीर राज कपूर इनका सही नाम है, वो है दूसरा वाला ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बैजनाथ मिश्रा बैजू बावरा एक खालिस्तान संगीतकार थे। पहला ऑप्शन है गज़ल के, टप्पा या ध्रुपद या फिर ख्याल। तो इसका सही ऑप्शन है ध्रुपद। जी हाँ, ध्रुपद इसका सही ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कालीन की बुनाई के लिए जाना जाता है। तो है मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम या फिर उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर खालिस्तान कहलाया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर खालिस्तान कहलाया था, तो वह है अप्सरा, कामिनी, जेरालिना या फिर ध्रुव। आप गेस कीजिए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है अप्सरा। पहला वाला ऑप्शन यदि आप बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस एक राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मेघालय। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है असम। जी हाँ, पहला ऑप्शन यदि आप बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े भारतीय राज्य का नाम बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा यहाँ पे ऑप्शन देख लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमको बताना है आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है। तो और यह चौथा है राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो वो है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य है तो वो है गोवा है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है। इसके बाद यदि पॉपुलेशन के माध्यम से देखा जाए तो पॉपुलेशन के माध्यम से मतलब जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। दोनों याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको दोनों पता होना चाहिए ताकि दोनों से क्वेश्चन उठ जाए तो आप इसका आंसर बता सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकोंडा किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन आप गेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तेलंगाना इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो यहाँ पर है 22 मार्च, 2 मार्च, 4 अप्रैल या फिर 11 मई। आप गेस कीजिए 22 मार्च, 2 मार्च, 4 अप्रैल या फिर 11 मई। तो इसका सही ऑप्शन है 22 मार्च। पहला वाला ऑप्शन सही है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो वो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित शहरों में किस पर शासन किया था। टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित शहरों में किस पर शासन किया था, उसका नाम क्या है। हैदराबाद, मुंबई, मदुरई या फिर मैसूर। तो इसका सही ऑप्शन है मैसूर। टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य पर क्या किया था, राज्य किया था। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन आप गेस कीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को वाइट सिटी या सफ़ेद शहर नाम से जाना जाता है। तो पहला है रणकपुर या फिर जयपुर, कोटा या फिर उदयपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे रणकपुर होता है, जयपुर होता है,
कोटा होता है या उदयपुर होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। राजस्थान के किस शहर को वाइट सिटी या सफ़ेद शहर नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर है रणकपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर उदयपुर। तो यहाँ पे देख सकते, तो इसका सही ऑप्शन है उदयपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में 1 रुपये के मुद्रा नोट पर खालिस्तान के हस्ताक्षर होते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 1 रुपये के मुद्रा नोट पर खालिस्तान के हस्ताक्षर होते हैं। तो इसमें है भारत के राष्ट्रपति, गवर्नर RBI या फिर भारत सरकार के वित्त सचिव या फिर भारत के वित्त मंत्री। तो इसमें आप गेस कीजिए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति, गवर्नर, भारत सरकार के वित्त सचिव या फिर भारत के वित्त मंत्री। तो इसका सही ऑप्शन देख सकते हैं कि भारत सरकार के वित्त सचिव के 1 के नोट पर इनके हस्ताक्षर होते हैं, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो है झुग्गी वासियों के लिए विशेष सेवा या फिर युद्ध के मैदान पर बहादुरी, अध्ययन में उत्कृष्ट प्रदर्शन या खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन। तो इसमें सही ऑप्शन है जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो खेलों में यदि अच्छे प्रदर्शन करते हैं तो उनको दिया जाता है, तो वो है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन। तो यहाँ पर है लास्ट वाला, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि गुजरात निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली के साथ जुड़ा हुआ है? गुजरात निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली से साथ जुड़ा हुआ है? तो पहला है गरबा, दूसरा है कथकली, रासलीला या फिर मटकी। गुजरात के बारे में बताना, तो यहाँ पे गरबा है, कथकली है। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा फेमस वो है तो है गरबा। तो इसका सही ऑप्शन है गरबा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि किस राज्य में गीता जोहरी के इसकी प्रथम महिला DGP के रूप में नियुक्त किया गया? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका भी ऑप्शन गुजरात है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की? किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की है? तो वह है तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है, आप गेस कीजिए, वो है मध्य प्रदेश। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह एक घूर्णन को पूरा करने के लिए अधिकतम समय लेता है? तो वो है प्लूटो, पृथ्वी, शुक्र या बृहस्पति। तो इसका सही ऑप्शन आप गेस कीजिए। सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर शुक्र, ये विज्ञान का क्वेश्चन भी होता है, विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसमें सामान्य ज्ञान में पूछा गया है आपसे, लेकिन ये विज्ञान का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि चीन की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? चीन तरफ से जो इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी उस प्रथम महिला का नाम आपको बताना है। तो वो है अनीता कुंडू और अंशु जमसेपा या फिर कमल थापा या फिर बचेंद्री पाल। तो इसमें ऑप्शन आप गेस कीजिए। तो इसका सही है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू जी ने चीन की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला थी, वो थी अनीता कुंडू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मद्रास उच्च न्यायालय में नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसमें है निखिल बोस, बी सुभाषण रेड्डी, इंदिरा बनर्जी या फिर है संजय किशन कौल। तो इसका सही ऑप्शन है इंदिरा बनर्जी, जो कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो यहाँ पे है 20 जून, 16 अगस्त, 10 अप्रैल या फिर 5 जून। तो इसका सही ऑप्शन है 5 जून। आपको पहले से इसकी स्टडी कर चुके हैं, 2016 में ये क्वेश्चन आया था और अब 2018 में जाकर ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने किस भारतीय राज्य में एक विरासत क्षेत्र के विकास के लिए 2017 में 98.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो यहाँ पे पहला है असम,
मणिपुर, मिजोरम या फिर सिक्किम, आप गैस कर सकते हैं। और यह है इसका सही ऑप्शन है असम, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रसिद्ध तुलसी सम्मान को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य, हिंदी कविता, लोक कलाओं या फिर साहित्य। तो इसका सही ऑप्शन आप देख सकते हैं कि लोक कलाओं के लिए ये दिया जाता है, ये प्रसिद्ध तुलसी सम्मान। लोक कलाओं मतलब आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य भगोरिया है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य भगोरिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गोंड, बेगा, भील या फिर सहरिया। तो इसका सही ऑप्शन है भील, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में उपग्रह प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ है यूएसए, चीन, जापान या फिर फ्रांस। तो इसमें आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रांस, फ्रांस के समझौते के साथ हस्ताक्षर किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 50वां क्वेश्चन है और सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है। तो वो है फिजी, जर्मनी, भारत या फिर कनाडा। तो इसका सही ऑप्शन है फिजी। जी हाँ दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है साइंस। जी हाँ, साइंस में से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और इसकी हम तैयारी करते हैं और आपसे गेस करने को बोलेंगे कि कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। और अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मछली के हृदय में कक्षों में चैम्बर्स की संख्या खालिस्तान होती है। जी हाँ दोस्तों, मछली के हृदय में कक्षों के चैम्बर्स की संख्या होती है। तो यहाँ पे है 2, 4, 3 या फिर अपूर्ण 4। तो इसका सही ऑप्शन है 2, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि उस गैस को पहचानिए जो बेकिंग सोडा को सिरके के साथ मिलाने पर मुक्त होती है। जी हाँ, उस गैस को पहचानिए जो कि बेकिंग सोडा को सिरके के साथ मिलाने पर मुक्त होती है। तो है CH4, CO2, O2 या फिर SO2। तो इसका ऑप्शन आप गैस कीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसका सही आंसर है वो है CO2। जी हाँ, CO2 दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि उस ईंधन को पहचानिए जिसे जीवाश्म ईंधन नहीं कहा जा सकता है। उस ईंधन को पहचानिए जिसे जीवाश्म ईंधन नहीं कहा जा सकता है। तो पहला है स्पिरिट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर कोयला। तो इसका सही ऑप्शन है स्पिरिट। जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि इसको जीवाश्म ईंधन नहीं कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि कई धातुओं के निष्कर्षण में एवं स्टील के निर्माण में किस प्रकार के कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है कोयला गैस, कोक या फिर लकड़ी। तो इसका सही आंसर है कोक। जी हाँ, कोक इसका सही आंसर है। तीसरा वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक है। तो पहला वाला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है चीनी या फिर चौथा ऑप्शन है सोना। गैस कर सकते हैं आप यहाँ पे कि कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है। तो इसके आप आंसर देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है वो है चीनी। जी हाँ, चीनी इसका सही आंसर है और ये तीसरा वाला ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक माध्यम के जरिए तरंग के संचरण के बारे में सही है। तो पहला है ऊष्मा तरंगों को अपने संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा है रेडियो तरंगों को अपने संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और तीसरा है इसका सही ऑप्शन ध्वनि तरंगों को अपने संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और लास्ट ऑप्शन है इसमें प्रकाश तरंगों को अपने संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन है ध्वनि तरंगों को अपने संचरण के लिए
माध्यम की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे देख सकते ध्वनि तरंगे, तो यहाँ पर ध्वनि तरंगे मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ऊष्मा के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऊष्मा सभी गर्म निकाय द्वारा विकीर्ण होती है। इसके बाद ऊष्मा गर्म निकाय से ठंडी निकाय में प्रवाह करती है, या फिर ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप में प्रवाह करती है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ऊष्मा उच्च ताप से निम्नलिखित के दाब पर प्रभाव करती है। तो इसका ऑप्शन आप गेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो जो ऊष्मा उच्च दाब से निम्न दाब पर प्रभाव करती है दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं आप। जैसे कि जो हीट होती है, ऊष्मा होती है, वो किस तापमान से किस तापमान की ओर बहती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम अगरबत्ती का लगाते हैं तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है ऊपर ही क्यों जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगरबत्ती का जो धुआं होता है, आप देख सकते हैं कि अगरबत्ती का जो धुआं होता है, यदि अगरबत्ती लगाते हैं तो इसका धुआं कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है। जी हाँ, अगरबत्ती का धुआं होता है वो ऊपर की ओर जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो ऊपर का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कम होता है। जी हाँ, कम होता है। और इसका नीचे का टेम्परेचर क्या होता है? इस पॉइंट पे ज़्यादा होता है। तो जो हीट ऑलवेज फ्लो किस तरफ से होती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता ही है। जो हीट होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर जाती है। तो जो धुआं होता है वो ऊपर की ओर जाता है, ऊपर का टेम्परेचर कम है और नीचे का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा इसका वो है ये वाला, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप से में प्रवाह करती है। मतलब जो हीट होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यहाँ पर लिखा है हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के गुणधर्म को उल्लेखित करता है? इसमें से क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं। इसमें से एक क्रॉस लिंक संरचना होती है, या ऊष्मा एक अच्छा सुचालक होता है, या फिर पॉली एथिलीन ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है, या फिर लास्ट ऑप्शन है इसे आसानी से ढाला जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है इसमें एक क्रॉस लिंक संरचना होती है। तो इसका सही ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन यदि आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि LED के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनका जीवन दीर्घ होता है, या फिर वे तंतु लैंपों की तुलना में महंगे होते हैं, या वे कम विद्युत ऊर्जा को खपत करते हैं, या फिर वे विभिन्न रंगों में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विभिन्न रंगों में उपलब्ध नहीं होते हैं। क्या होता है कि ये विभिन्न ओनली LED वाइट कलर की मार्केट में आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वे विभिन्न रंगों में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पीशीज का सही रूप में वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्पीशीज के सदस्य अन्य स्पीशीज के सदस्यों के साथ उपजाऊ संतान प्रजननक्षम वंशज पैदा कर सकते हैं, या फिर एक स्पीशीज के सदस्य में सामान्य विशेषता नहीं होती है, या फिर करीब से संबंधित जीवों को एक समूह जो एक दूसरे से बहुत समान होते हैं और आमतौर पर संकरण करने और उपजाऊ संतान पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है आबादी का एक समूह जो संकरण करने में सक्षम होता है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सही आंसर यहाँ पे नीचे दिया है, करीब से संबंधित जीवों का एक समूह, जो कि एक समूह एक दूसरे से बहुत कम समान होते हैं। करीब से संबंधित दोस्तों, तो करीब से संबंधित मतलब आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि तीसरा वाला आप बता रहे हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ कांच गिलास को गला देता है? तो वह आसुल जल, यहाँ पे सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल, और या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। जी हाँ, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन गलत है? तो यहाँ पे देख सकते हैं
कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर, या फिर है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 0.01 मीटर होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है 0.01 मतलब आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक धातु साबुन में निहित होती है, तो वो है पारद, एल्यूमिनियम, सोडियम या आयरन। तो इसका सही आंसर है सोडियम। जी हाँ, सोडियम मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिश्र धातु नहीं है, तो इसमें देख सकते हैं पीतल, स्टेनलेस स्टील या फिर क्रोमियम या फिर अल्निको। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप गेस कर सकते हैं, यहाँ पे जो सही आंसर है क्रोमियम। जी हाँ, क्रोमियम आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस रक्त में मौजूद नहीं होती है, तो इसका सही ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ कीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, इसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाने पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है गाय का सूखा गोबर, रसोई गैस मतलब LPG, मिट्टी का तेल या फिर है गोबर गैस। तो इसमें से आप ऑप्शन देख सकते हैं और गैस कर सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा गाय का सूखा गोबर। जी हाँ, गाय का सूखा गोबर मतलब आपका जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु में से सबसे बड़ा आकार वाला होता है, तो वो है नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर है न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर आप यहाँ पे गेस कीजिए और इसका सही आंसर यदि हम बताते हैं तो वो है नाभिक। यदि आप नाभिक ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु होती है, तो वो है हरित काचर या फिर क्विकसिल्वर या फिर मिक्स ऑफ मैग्नीशिया या फिर नील काचर। तो इसका सही है क्विकसिल्वर। जी हाँ, क्विकसिल्वर इसका सही ऑप्शन है और वो है दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सजातीय मिश्रण है, तो वह है लेमोनेट या फिर आयोडीन युक्त नमक या फिर पेट्रोल और पानी का मिश्रण, और चौथा वाला ऑप्शन है वो बारूद। तो इसका सही ऑप्शन है लेमोनेट। जी हाँ, लेमोनेट मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में 21% की सीमा तक निम्नलिखित में से कौन सी गैस मौजूद है, तो यहाँ पे N2 और NO2, CO2 या फिर O2। तो 21% क्या होती है हमारे वायुमंडल में, वो है 21% वो होती है ऑक्सीजन मतलब O2 का सिंबल है, O2 सिंबल है और इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन इसका सही आंसर है और इसका सिंबल कौन सा है O2। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल है। और इसके बाद जो N2 होती है मतलब नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है हमारे वायुमंडल में, और जो 21% होती है वो है ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे एक अपचयन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता है, तो वो है हाइड्रोजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन, एक इलेक्ट्रॉन का परिवर्धन या फिर हाइड्रोजन का परिवर्धन। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है हाइड्रोजन का निष्कासन। हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब आपका जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो वो है कांच, पशु त्वचा, जूट या फिर चांदी। तो इसका देख सकते हैं कि कांच या फिर पशु त्वचा, जूट या चांदी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पशु त्वचा का भी कपड़ा बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, जूट का भी किया जाता है और चांदी का भी, मतलब जिसके वायर होते हैं तार के रूप में इसको बनाया जाता है तो इसका भी यूज हो जाता है, लेकिन कांच का उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन है कांच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का एक विशेष गुण नहीं है, तो यहाँ पे है तन्य, आघात वर्धनीय, या तीसरा ऑप्शन है यह एक अर्ध धातु है, और चौथा है ध्वनिक। तो यहाँ पे
जो ऑप्शन है वो है यह एक अर्ध धातु है। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है 24, जल स्तर के अपक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है? तो वो है जनसंख्या विस्फोटक और वन रोपण और शहरीकरण या फिर वनमूलन। तो इसका सही ऑप्शन है वन रोपण। जी हाँ, वन रोपण मतलब आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद अधिक गंभीर रूप से जलाता है? जी हाँ दोस्तों, वो है बर्फ़, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प और 70 डिग्री सेल्सियस पर पानी या फिर उबलता पानी। तो इसका सही आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प, मतलब आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम, नीचे पदार्थों की कुछ अवस्थाएं दी गई है, इनमें से किसका एक निश्चित द्रव्यमान है लेकिन कोई निश्चित आयतन नहीं है? तो वह है पानी का 10 ग्राम, क्ले का 10 ग्राम, ऑक्सीजन का 10 ग्राम या फिर पारद का 10 ग्राम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑक्सीजन का 10 ग्राम। ऑक्सीजन का 10 ग्राम तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉड लीवर तेल मछली से प्राप्त होने वाला एक उत्पाद है जो खालिस्तान में प्रचुर होता है। तो वो है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। इसका आप आंसर गेस कीजिए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, इसका सही ऑप्शन है विटामिन डी। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों रखते हैं? जी हाँ दोस्तों, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों रखते हैं? तो इसका देख सकते हैं, अपने वजन को संतुलित करने के लिए, पहाड़ के शीर्ष पर पर्याप्त अभिक्रिया बल प्राप्त करने के लिए, या फिर क्योंकि जैसे जैसे वे ऊपर जाते हैं वायुमंडल दाब कम हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। इसके बाद क्योंकि अतिरिक्त ऑक्सीजन उन्हें अधिक ताजगी देता है। तो इसका सही ऑप्शन है कि क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल दाब कम हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। जी हाँ, ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे देख सकते हैं तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बोलने में। तो वो क्यों हो जाती है हमसे? क्योंकि जब ये वाइट स्क्रीन पर ये चलता है तो इसकी जो रेटिना होती है रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन क्या होता है कि बिरल टाइप के दिखते हैं, बिलर हो जाते हैं, तो इसके सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, तो कुछ मिस्टेक हो जाती है माइनर सी। इसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं और आप उसको समझ लीजिएगा। यदि गलती से कोई क्वेश्चन मिस्टेक से गलत पढ़ा जाता है तो आप उसको समझ लीजिएगा। कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बताइए कि आप यहाँ पर गलत हैं। तो इसका हम समझते हैं और हम भी इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब रिफ्लेक्टेड हो जाती है तो जो वर्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। एनीमिया निम्न की कमी के कारण होता है? तो वह है प्रोटीन, आयरन, विटामिन या फिर लघु पट्टिका। तो इसका सही आंसर है आयरन। जी हाँ, एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक लोलक की अवधि इस पर निर्भर करती है। एक लोलक की अवधि इस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोलक की लंबाई, लोलक की चाल और गोलक का द्रव्यमान। जी हाँ, लोलक की लंबाई है, इसके बाद गोलक की चाल है, गोलक का द्रव्यमान है, या फिर चौथा ऑप्शन है व्यक्ति जो उसे हिला रहा है। तो इसका आप आंसर जहाँ पे देख सकते हैं तो वो है लोलक की लंबाई। जी हाँ, लोलक की लंबाई मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे देख सकते हैं हम कि रात्रि के दौरान आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। तो वह है बुध, शनि, मंगल या फिर शुक्र। आप गैस कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है शुक्र। जी हाँ, इसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वीनस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश में सबसे चमकीला तारा है। तो वो है व्याध और ध्रुव तारा या फिर प्रसवा या फिर है मित्र तारा। तो इसका सही है व्याध। जी हाँ, व्याध है, जो कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि समुद्र तल पर बर्फ़ का गलनांक होता है 4 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस,
0 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम, ध्वनि की पिच निम्न के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो वह ध्वनि की चाल, माध्यम जिसके जरिए से ध्वनि को प्रसारित किया जाता है, कंपन का आयाम या फिर है कंपन की आवृत्ति। तो इसका सही ऑप्शन है, यहाँ पे गेस कीजिए, तो वह है कंपन की आवृत्ति। जी हाँ, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान निम्न होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान निम्न होता है, तो वह है 37 डिग्री सेल्सियस और 39 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या है 41 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही है, मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये बिल्कुल आपको पता है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रह जिसके आसपास सुंदर बले होते हैं वह है बुध, शनि, मंगल या फिर शुक्र। तो इसका सही ऑप्शन है शनि। जी हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आगे के विकास के लिए भ्रूण को गर्भाशय की दीवार पर स्वतः ही अतः स्थापित किया जाता है निम्न कहलाती है। तो वह प्रतिरोपण, निषेचन और भ्रूणद्भव या फिर पक्का नाभिधि। तो इसका देख सकते हैं वो है प्रतिरोपण। जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के हत्थे बेकेलाइट से बने होते हैं क्योंकि ये इस तरह के होते हैं। क्यों होते हैं? सस्ता, ऊष्मा का सुचालक, भंगुर या ऊष्मा का कुचालक। तो इसका सीधी बात है ऊष्मा का कुचालक, जिसमें हीट पास नहीं होती है और ये इंसुलेटर का काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऊष्मा का कुचालक। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 39वां क्वेश्चन, जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति इंगित करती है यह है कि पीड़कनाशी और उर्वरक से संदूषित है या फिर मल पदार्थ से संदूषित है, उपभोग करने के लिए उपयुक्त है या फिर रोगजनक जीवाणु से रहित है। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि मल पदार्थ से संदूषित है। तो मल पदार्थ से संदूषित है मतलब इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि मृदा की मुलायम और सरंद परत खालिस्तान कहलाती है। तो वो है V36, C36 या फिर A36 या फिर D36। तो इसका सही है A36। आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि वाहनों के यहाँ पे रियर व्यू दर्पण को बनाना चाहिए। तो वह है अभिवर्धित और सीधा प्रतिबिंब या फिर अभिवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब या छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब या फिर उल्टा और छोटा प्रतिबिंब। तो इसका सही ऑप्शन आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं और इसका सही ऑप्शन है छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब। छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि क्षीण ध्वनि निम्न के कारण होती है। तो वह है उच्च आवृत्ति, कम आवृत्ति, छोटा आयाम या फिर है बड़ा आयाम। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा आयाम। जी हाँ, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि चाल की इकाई होती है। चाल की इकाई होती है तो है मीटर, सेंटीमीटर पर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड। तो इसका सही ऑप्शन है मीटर पर सेकंड। जी हाँ, मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट होती है। तो वो है इसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनाल्फ्लेथिन द्वारा दर्शाया गया रंग है। तो वह है बैंगनी, गुलाबी, लाल या फिर पीला। तो इसका सही ऑप्शन है गुलाबी। जी हाँ, गुलाबी मतलब आपका जो कि दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम, पृथ्वी पर लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत है। पृथ्वी पर लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत है वो कहें बुध, मंगल, सूर्य या बृहस्पति। तो इसका सही ऑप्शन है वो है सूर्य। जी हाँ, सूर्य, जो कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि अमाशय की कार्यप्रणाली खालिस्तान द्वारा खोजी गई थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि अरस्तु, विलियम्स हार्वे, विलियम बाउमेन या फिर एलेक्सिस सेंट मार्टिन। इसका ऑप्शन आप यहाँ पे गेस कीजिए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे विलियम बाउमेन। तो जी हाँ, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ध्वनि की प्रबलता निम्न के अनुपातिक होती है। जी हाँ, ध्वनि की प्रबलता निम्न के
अनुपातिक होती है तो वो कौन सा है? कंपन के आयाम का आधा, कंपन के आयाम, या फिर कंपन के आयाम का वर्गमूल, और लास्ट ऑप्शन है कंपन के आयाम का वर्ग। तो इसका सही ऑप्शन है कंपन के आयाम का वर्ग। जी हाँ, कंपन के आयाम का वर्ग क्वेश्चन नंबर इसका 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी के मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है, तो वो है एनर्जी मीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, या फिर है वोल्टमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ओडोमीटर। ओडोमीटर आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक निकाय को एक दूसरे निकाय पर ले जाया जाता है तो वह घर्षण बल निम्न पर विकसित होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दो निकाय की सतह पर, पहले निकाय की सतह पर, दूसरे निकाय की सतह पर, या फिर दो निकायों के संपर्क की सतह पर। तो इसका ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं दो निकाय के संपर्क की सतह पर। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम, यदि n की संयोजकता 3 एवं h की 1 है, जब वे एक दूसरे के साथ संयोजित होते हैं तो निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका है N3H, N2H4, N6H2, या फिर NH3 अमोनिया। तो इसका सही ऑप्शन है NH3 अमोनिया। इस NH3 को अमोनिया होती है और ये इसका सही ऑप्शन है 4th वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम, यदि दूरी समय ग्राफ एक वक्र है तो वस्तु क्या होगी? अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट रही है, एक वृत्तीय पथ में चल रही है, चर चाल से चल रही है, या फिर नियत चाल से चल रही है। तो इसका सही ऑप्शन है चर चाल से चल रही है। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वो निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अति बेमिश मौसम पैटर्न, समुद्री स्तर में वृद्धि, अम्ल वर्षा, या फिर है ध्रुवीय आइस कैम का गलना। तो इसका सही ऑप्शन है अम्ल वर्षा। जी हाँ, अम्ल वर्षा इसका सही ऑप्शन है, वो है तीसरा वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जीवाणु और कवक मृत पौधे एवं पशु के ऊतकों पर भोजन करते हैं और उन्हें काले रंग के पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं जो कि खालिस्तान कहलाता है। तो वो है बोल्स, ह्यूम्स, या फिर चिकनी मिट्टी, या फिर उर्वरक। तो इसका सही ऑप्शन है ह्यूम्स। इसका सही ऑप्शन है ह्यूम्स, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि घरों, अस्पतालों, उद्योगों और निर्माण स्थलों से निकला अपशिष्ट जल खालिस्तान कहलाता है। तो वो है वाहितमल, अशुद्ध जल, आपांक, या फिर है अपशिष्ट जल। तो इसका सही है वाहितमल। वाहितमल आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, सीवेज। जी हाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि विद्युत लेपन निम्न के लिए एक उदाहरण है। तो किसके लिए? विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापन प्रभाव, या फिर विद्युत प्रभाव का रासायनिक प्रभाव। और इसका चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आप यहाँ पे गेस कीजिए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्युत प्रभाव का रासायनिक प्रभाव, विद्युत प्रभाव का रासायनिक प्रभाव। तो इसका ये तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि वाहनों द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों में शामिल है। तो वह है केवल सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, केवल सल्फर डाइऑक्साइड और CFC, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है केवल फ्लोराइड और आर्सेनिक। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं। तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तीसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे एक रासायनिक परिवर्तन के लिए सही उदाहरण का चयन करें। तो है वो एक विद्युत बल्ब की चमक, पानी में चीनी का विलयन, कागज़ और लकड़ी का जलना, या फिर भाप बनाने के लिए पानी का उबलना। तो इसका सही है कागज़ और लकड़ी का जलना। मतलब आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सही मिलान की गई जोड़ी का चयन करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मृणम्य और दुमटी मृदा जो मल को प्रतिधारित करती है, गेहूँ। इसके बाद
बलुई, द्रुमट या द्रुमट जल की निकासी करते हैं चना। इसके बाद चिकनी मिट्टी, क्ले या कार्बनिक पदार्थ में प्रचुर मृदा जो जल की प्रतिधारित करती है वो है मसूर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है द्रुमटी मृदा जो आसानी से जल का निकास कर देती है वो है धान। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं वो है मृमणीय और द्रुमटी मृदा जो जल को प्रतिधारित करती है वो है गेहूँ। तो इसका पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गलत संयोजकता इंगित करने वाले आयन का चयन करें। तो वो है Fe+3, Fe+2, Fe-1 या फिर Fe-2। तो इसका सही आंसर है Fe-2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि अलिंगिक जनन संरचना जो उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए उत्पादित की जाती है वो है कली, अंकुर, पुष्प या फिर बीजाणु। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं वो है बीजाणु। चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि एक वस्तु की आगे पीछे की गति यह कहलाती है। तो वह है घूर्णी गति, चक्रण गति या फिर स्पंदनशील गति या फिर रूपांतरित गति। तो इसका सही है स्पंदनशील गति। जी हाँ, स्पंदनशील मतलब आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं हम कि अतः श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं क्योंकि पसलियों और डायफ्राम में ऊर्ध्वमुखी गति होती है या फिर पसलियों में अधोमुखी और आवक गति एवं डायफ्राम में ऊर्ध्वमुखी गति होती है। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपके लिए पसलियों में अधोमुखी गति एवं डायफ्राम में ऊर्ध्वमुखी और बाहरी गति होती है। और लास्ट ऑप्शन है पसलियों में ऊर्ध्वमुखी और बाहरी गति एक डायफ्राम में अधोमुखी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है पसलियों में ऊर्ध्वमुखी और बाहरी गति डायफ्राम में अधोमुखी होती है। डायफ्राम में मतलब आपके जो लास्ट वाला चौथा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम तारों को केवल रात में ही देख पाते हैं क्योंकि तारे केवल रात में चमकते हैं, तारे बहुत छोटे आकार के होते हैं या फिर तारे हमसे बहुत दूर हैं इसलिए तारों से आने वाली रोशनी बहुत कम होती है जिसके कारण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये नहीं देखा जा सकते हैं। और इसके बाद जो तारे के जो द्वारा उत्सर्जित प्रकाश देने दिन के समय में अन्य दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है तारे हमसे बहुत दूर हैं इसलिए तारों से आने वाली रोशनी बहुत कम हो जाती है जिसके कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये नहीं देखे जा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि टंगस्टन का प्रतीक किसके लिए लैटिन नाम से लिया गया है, इसकी पहचान करें। तो वह है फर्मियम, टेक्नीशियम और टैलेंटम या फिर वोल्फ्राम। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वोल्फ्राम, मतलब चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रवासी पक्षी एक विशेष समय के दौरान प्रतिवर्ष दूरस्थ क्षेत्रों के लिए उड़ान भरते हैं ताकि अपने प्राकृतिक आवास में दुख सह स्थिति से बचें या फिर उनके प्राकृतिक आवास में जनसंख्या कम हो सके या फिर परभक्षियों से बचें। और लास्ट ऑप्शन है लंबी दूरी तय करें। तो इसका सही है अपने प्राकृतिक आवास से दुख सहित स्थिति से बचे, मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है क्लिनिक थर्मामीटर प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए आसान नहीं होता है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि क्लिनिक थर्मामीटर की सीमा केवल 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 42 डिग्री सेल्सियस होती है। या तीसरा ऑप्शन है क्लिनिक थर्मामीटर ज़्यादा महंगा होता है या फिर क्लिनिक थर्मामीटर आकार में बहुत छोटा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है क्लिनिक थर्मामीटर की सीमा केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस रहती है। तो मतलब इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि हृदय की जो गति होती है, सॉरी दोस्तों, तो इसके बाद जो हृदय की आवाज़ को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। जी हाँ, हृदय की आवाज़ को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, वो कौन सा है,
यहाँ पे देख सकते हैं स्टेथोस्कोप, इसके बाद इलेक्ट्रोफ्लोग्राम्स या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर स्पेग्मोमेनोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है स्टेथोस्कोप। यहाँ पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि बाहरी अंतरिक्ष में हमारे बाल सीधे खड़े होंगे क्योंकि पहला ऑप्शन है, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए कि बाहरी अंतरिक्ष में हमारे बाल सीधे खड़े होंगे क्योंकि पहला ऑप्शन है अन्य ग्रहों में बाल गुरुत्वीय बल द्वारा लिए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय बल ऊपर की दिशा में लगता है, या फिर बाहरी बालों पर लगने वाला गुरुत्वीय बल नगण्य है, या फिर बाहरी अंतरिक्ष में हमारे बल अधिक कड़े हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे गेस कर सकते हैं और इसका सही ऑप्शन है बाहरी बलों में लगने वाला गुरुत्वीय बल नगण्य हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा वाला। जी हाँ, तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब एक धातु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। जी हाँ, जब एक धातु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो इसका घनत्व बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह संकुचित होती है, यह प्रसारित होती है। तो इसका सही ऑप्शन है यह प्रसारित होती है। इसका ऑप्शन सही है, वो है चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपधातुएं क्या है। तो पहला है वे तत्व जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण दर्शाती है, या फिर वे पानी में धातुओं के कोलाइडल सोल है, और तीसरा ऑप्शन है वे अधातुओं के साथ धातुओं को मिश्र धातु है, और लास्ट ऑप्शन है वे दो या अधिक धातुओं को मिश्र धातुआं हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन कौन सा हो सकता है, इसमें से गेस कीजिए आप। तो वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों को गुण दर्शाती है, मतलब जो धातु और अधातु की गुण दर्शाती है वो धातु भी हो सकती है और अधातु भी हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन है वे अधातु के साथ अधातु को मिश्रण, मतलब, और ये धातु अधातु का मिश्रण अधातु है, मतलब वे तत्व जो धातु और अधातु का दोनों का गुण दर्शाती है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, मतलब दोनों गुण दर्शाती है, धातु का और अधातु का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने विद्युत उपकरण को लघुपथ, शॉर्ट सर्किट और अधिक लदान ओवरलोडिंग से बचाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो वो है पहला ऑप्शन है घरेलू वायरिंग के लिए मोटे तार, विद्युत ऊर्जा मीटर, बिजली के स्विच, या फिर लघु सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर है लघु सर्किट ब्रेकर। चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि एक वैज्ञानिक द्वारा 16वीं शताब्दी में हाइड्रोजन गैस की खोज की गई, जिन्होंने एक ज्वलनशील गैस के रूप में इसकी पहचान की, वहाँ वैज्ञानिक कौन थे। तो वह है जॉन डाल्टन और मार्सेलिन बार्टलो और एमिडियो एवेगेड्रो, या फिर हेनरी कैवेंडिश। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो हेनरी कैवेंडिश। जी हाँ दोस्तों, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि विषाणु सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं। विषाणुओं का वह गुणधर्म जो उन्हें जीवित जीवों के रूप में परिभाषित करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो है वे केवल पोषक जीव की कोशिकाओं को अंदर प्रजनन करते हैं, वे जीवाणु पर रोगजनक होते हैं, उनमें ऊर्जा उत्पादन करने के लिए मशीनरी की कमी है, या फिर वे आकार या रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है वे केवल पोषक जीव की कोशिकाओं के अंदर प्रजनन करते हैं। वे केवल पोषक जीव की कोशिकाओं के अंदर प्रजनन करते हैं। तो वो है पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ग्राम N2 में परमाणु की संख्या की गणना करें। तो इसका है यहाँ पे देख सकते हैं कि 43.01 × 10⁻²3, और इसके बाद दूसरा ऑप्शन है 28.01 × 10⁻²3, या फिर तीसरा ऑप्शन है 6.022 × 10⁻²3, या फिर चौथा ऑप्शन है 21.50 × 10⁻23। तो इसका सही ऑप्शन है 43.01। जी हाँ, 43.01 मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक मरीज के दांत को प्रेक्षित करने के लिए दंत चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। तो वह है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, या फिर अवतल दर्पण। तो इसका सही ऑप्शन है अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण। इसका चौथा वाला ऑप्शन
बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि होती है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि खालिस्तान होती है, तो वो है हमेशा उल्टी, हमेशा आभासी, हमेशा अभिवर्धित या फिर हमेशा वास्तविक। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमेशा आभासी। जी हाँ, हमेशा आभासी, मतलब इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए पदार्थों के रासायनिक सूत्रों में से एक सही नहीं है, गलत सूत्र की पहचान करें। तो इसका सही ऑप्शन है H3O, CO2, HCl या फिर O2। तो इसका यहाँ पे गेस कर सकते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों H3O। जी हाँ, H3O इसका सही आंसर है, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रकाश वर्ष होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2016 में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और इसका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में दूरी की इकाई या फिर समय की इकाई। तो इसका सही ऑप्शन है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। जी हाँ, एक वर्ष में प्रकाश तय की गई दूरी, मतलब आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश सदैव एक खालिस्तान में यात्रा करता है, तो वो टेढ़े मेढ़े पथ पर, सीधी रेखा, वक्रित पथ या फिर वृत्तीय पथ। तो वो इसका सही है सीधी रेखा में गति करता है, तो वो है दूसरा वाला ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि एक समतल सतह पर गेंद की रोलिंग ढुलकने में निहित होती है, तो वो है घूर्णन गति के दोलन गति, घूर्णन गति और रेजुरेखी गति या फिर प्रचरण गति और स्पंदनशील गति या फिर स्पंदनशील गति और रेजुरेखी गति। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका सही है घूर्णी गति और रेजुरेखी गति, घूर्णी गति और रेजुरेखी गति होती है, तो वह है दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम संपर्क बल के लिए एक उदाहरण है। संपर्क बल के लिए कौन सा उदाहरण सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेशी बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल या है गुरुत्वीय बल। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं वो है पेशीय बल, आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि चालन वायर के माध्यम से एक विद्युत धारा का कारण है, तो वो है सिर्फ चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, सिर्फ चालक के माध्यम में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव या चालन के माध्यम से धनात्मक आयनों का प्रभाव, और लास्ट वाला ऑप्शन है चालन के माध्यम से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रभाव। तो इसका सही ऑप्शन है सिर्फ चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, सिर्फ चालक के माध्यम से। तो इसके सिर्फ चालक के माध्यम प्रोटॉनों का प्रभाव, इलेक्ट्रॉनों वाला, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो इसका सही है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्विच को हमेशा इस पर जोड़ा जाता है, स्विच जो होता है किस पर जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे देखिए विद्युत में तार या उदासीन तार, केवल विद्युत में तार या फिर विद्युत में तार या भूतार या फिर उदासीन तार या भूतार। तो इसका सही है केवल विद्युत में तार पे, विद्युत में तार मतलब दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे के लिए बढ़ते हैं। मृत और क्षयमान पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव खालिस्तान कहलाते हैं, तो वह है परजीवी, सहजीवी, कीटाहारी या फिर है मृत पोषित। तो इसका सही आंसर है मृत पोषित, मतलब आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि पेंगुइन पंछी है, वे खालिस्तान की मदद में पानी में तैरते हैं, तो वो किसकी मदद से, हाथों के से, पंखों से, पट्टिकाओं से या फिर फिन से या फिर पंख बोलते हैं उसको। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं वो है पट्टिकाओं से, इसका सही ऑप्शन है पट्टिकाओं, मतलब आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद वयस्क मानव कंकाल में खालिस्तान हड्डियाँ होती है 236, 206, 210 और 216। ये पहला वाला रिपीट भी हुआ है, 2016 में क्वेश्चन आया था इसका। तो इसका सही आंसर है 206 इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीर का उपयोग खालिस्तान बनाने में किया जाता है, तो वह है जूस, करी, मादक पेय या फिर चपाती। तो इसका सही ऑप्शन है मादक पेय। जी हाँ, मादक पेय तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, खुले में जहाँ बहुत सारे पेड़ हो वहाँ व्यायाम क्यों करना चाहिए, पसीने को रोकने के लिए, पर्याप्त स्थान प्राप्त करने के लिए, ताज़ी हवा प्राप्त करने के लिए या फिर है प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए। तो इसका सही है ताज़ी हवा प्राप्त करने के लिए, मतलब आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि
रिगवॉर्म एक सूक्ष्म जीवी है जो कि खालिस्तान से संबंधित है, तो वो है कृमि, कवक, विषाणु या फिर जीवाणु। तो इसका सही ऑप्शन है कवक। जी हाँ, कवक, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि पोलियो को रोकथाम के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम बताइए। तो वो है पोलियो रोकथाम, पोलियो प्रतिरक्षण, पोलियो टीकाकरण या है पल्स पोलियो। तो इसका सही आंसर है पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, जो कि इसका 90 का आपका जो पल्स पोलियो मतलब आपका जो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों, चमगादड़ों और कीटों में पंख निम्न के कारण उदाहरण है। तो वह है अस्वीकृति अंग, अनुरूप अंग, समजात अंग या फिर है अर्धविकसित अंग। तो वह है अनुरूप अंग, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगात्मक ढांचे में एक KOH का उपयोग बेल का प्रयोग में किया जाता है। बेल जार प्रयोग में किया जाता है, वो KOH का प्रयोजन निम्न है। तो वो इसमें से आप आंसर क्वेश्चन मतलब ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, जल को अवशोषित करने के लिए, O2 को अवशोषित करने के लिए या फिर CO2 को अवशोषित करने के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों CO2 को अवशोषित करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो वो है जहाँ पे देख सकते हैं कि आंत्र ज्वर, खसरा, मलेरिया या फिर है सूखा रोग। तो जहाँ पे देख सकते हैं वो है सूखा रोग, रिकेट्स। इसके बाद सूखा रोग मतलब आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुवांशिक के जनक निम्न हैं। कौन से? चार्ल्स डार्विन्स, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल्स, लेमार्क या फिर ओपिरिन। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल। जी हाँ दोस्तों, इसका मेंडल मतलब आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ बीमारियाँ कीटों के माध्यम से फैलती है और उस बीमारी का चयन करें जो कीटों के माध्यम से नहीं फैलती है। तो वो है हैजा, आंत्र ज्वर मतलब इसको टाइफाइड बोलते हैं, और इसके बाद दस्त मतलब डायरिया या फिर है चेचक। तो इसका सही ऑप्शन है चेचक। जी हाँ दोस्तों, चेचक जो कि कीटों के माध्यम से नहीं फैलती है, तो वो है चेचक मतलब जिसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शेर की तरह पूंछ वाला मकाक को निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूलित विशेषता है। तो वो है गले पर सिल्वर सफ़ेद बाल या फिर मोटी त्वचा और संवेदनशील श्रवण क्षमता, और यह बीजों, नई पत्तियां, तनों, पुष्प और कालियों पर भोजन करता है या फिर है बड़े कान। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं हम कि केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर है केवल 3 या 4। तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 3। जी हाँ दोस्तों, केवल 1 और 3 मतलब तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ओजोन की उस विशेषता की पहचान करें जो यथार्थ हो। इसके कारण मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है, इसकी उपस्थिति के कारण पेट का अल्सर होता है, या फिर यह सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है, या फिर ओजोन से त्वचा का अनावरण त्वचा कैंसर का कारण बनता है। तो इसका सही है ओजोन में त्वचा का अनावरण त्वचा कैंसर का कारण बनता है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, उस समूह की पहचान करें जिसमें केवल जेवनमिनी अवशिष्ट सम्मिलित है। तो वो है बुलबुले वाला आवरण, PVC पाइप, स्विच बोर्ड। इसके बाद दूध की थैली, पुराने कपड़े, DDT या फिर प्लास्टिक के डिब्बे, घास, उर्वरक या फिर लकड़ी, खराब भोजन या सब्जी के छिलके। तो इसका सही ऑप्शन है लकड़ी, खराब भोजन, सब्जी के छिलके। जी हाँ, लकड़ी, खराब भोजन और सब्जी के छिलके, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हार्मोन जो किशोर बालकों में गौण लैंगिक लक्षणों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह निम्न है। तो वह है यहाँ पे देख सकते हैं कि एड्रेनालिन, यहाँ पर है टेस्टोस्टेरोन या फिर है एस्ट्रोजन, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन है पैराथायरॉन हार्मोन्स। तो इसका सही है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन मतलब दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये विज्ञान का। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब्सिसिक एसिड निम्नलिखित में से कौन से कार्य फंक्शन के लिए जिम्मेदार है। तो वह है पुष्पों का प्रारंभ, जड़ की वृद्धि और प्रौढ़ शूट की वृद्धि, या फिर कलियों और फलों का समय
पूर्व गिरना। तो इसका सही है कलियों और फलों का समय पूर्व गिरना, मतलब आपका ये चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के 50 क्वेश्चन और इसके बाद विज्ञान के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने आज 150 क्वेश्चन की स्टडी की है 2018 के प्रश्न पत्र की, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपकी जो स्टडी चल रही है उसमें काफ़ी मोटिवेट साबित होगा, और इसी के तहत हमने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों प्लीज़ अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, क्योंकि 3-4 दिन और बचे हैं, इसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।